हेलो दोस्तों, मैं वीरू आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है रूसी क्रांति। रूसी क्रांति हम 1905 वाली पढ़ने वाले हैं। जो 1905 में रूस में जो घटना हुआ था, खूनी रविवार, और उसके बाद जो 1905 की रूसी क्रांति जो चलता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा इस चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि पहले से ही मैंने बता दिया हूँ, 1905 की रूस की क्रांति। जैसे कि आपको पहले से ही पता होगा कि 1789 में फ्रांस में क्रांति हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति। ये क्रांति फ्रांस में लुई 16 की शासन अर्थात राजशाही की समाप्ति के लिए ये क्रांति चला था और देश में विभिन्न प्रकार के अधिकारों की मांग उठाने के लिए, और जो सरकार है, जो शासन है, वो निरंकुश शासन था, उसके ऊपर कुछ अंकुश लगाने के लिए, संविधान बनाने के लिए, ठीक है, ये क्रांति चला था। 1789 के क्रांति के बाद, मतलब फ्रांसीसी क्रांति के बाद, यूरोपीय समाज में अनेकों परिवर्तन आता है और धीरे धीरे फ्रांस के अलावा यूरोप के अन्य देशों में भी राजशाही की समाप्ति होने लगती है या फिर राजशाही संविधान के अनुसार चलना शुरू हो जाता है। अर्थात राजा के ऊपर संविधान के कारण कुछ अंकुश लग जाता है, कुछ सीमा लग जाता है, जो संविधान के बिना वो निरंकुश थे। लेकिन एक सबसे बड़ी मज़े की बात ये था कि इतने लंबे समय बाद, 1905 की बात करें, मतलब लगभग फ्रांसीसी क्रांति के 100 साल के बाद, वहाँ जो क्रांतियाँ थी वो सफल नहीं हुआ रूस के अंदर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 100 साल बाद भी रूस में अभी भी राजशाही था और वहीं पे यूरोप के अन्य देशों में जो शासन व्यवस्था चल रहा था, या तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चल रहे थे या फिर वहाँ पे जो राजशाही था वो संविधान के अनुसार चल रहा था। लेकिन ऐसा रूस में नहीं था। रूस का जो राजा था, जार निकोलस द्वितीय, 1905 के समय में शासन उन्हीं का चल रहा था और वो एक निरंकुश राजशाही का शासन का बागडोर चला रहे थे। अब उदारवादियों ने ये सोचा कि यूरोप के अन्य देशों में संविधान के अनुसार शासन चल रहा है, राजशाही हो या लोकतांत्रिक शासन हो, संविधान के अनुसार शासन चला रहे हैं, लेकिन ऐसा रूस में नहीं हो रहा। तो इसलिए उदारवादियों ने ऐसी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए और राजशाही पर एक अंकुश लगाने के लिए, संविधान की रचना करने के लिए, उन्होंने सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर, और इसके साथ साथ किसान, मजदूर और अन्य राष्ट्रवादी जो भी थे और मुस्लिम बहुल इलाकों का भी इन्हें समर्थन प्राप्त हुआ। उदारवादी को प्राप्त हुआ। इन सभी वर्गों का, इन सभी पार्टियों का जब समर्थन मिला उदारवादी को, तो ये संविधान के बनाने के लिए ना, ये कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर दिए। ये बात है 1904 की। 1904 की जो साल था मज़दूरों के लिए बहुत बुरा रहा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 1904 में रूस में जो ज़रूरी चीज़ों की जो कीमतें थी ना, जो खाने पीने की चीज़ें हो गई, जो डेली यूज जो करते थे सामान को उन चीज़ों की कीमत ना बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। और इससे क्या हुआ कि वहाँ के जो सामान्य वर्ग थे, निम्न वर्ग थे, उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब होने लगा। और इसी वजह से मजदूर संगठन जो निर्माण किया गया था, मजदूर संगठन 1900 के आसपास में जो निर्माण हुआ था, तो इनकी सदस्यता में वृद्धि बहुत तेज़ी से होने लगा। जब 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, मतलब रूसी श्रमिक सभा जब 1904 में गठित की गई थी, उनके 4 सदस्य एक फैक्ट्री में काम करते थे जिसका नाम था प्यूतिलोव आयरन वर्कर्स। तो इसमें ये रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्य काम करते थे और इस फैक्ट्री से इन चारों सदस्यों को निकाल दिया जाता है नौकरी से।
और इसी की वजह से मज़दूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। और अगले ही दिन कुछ दिनों में जो रूस का एक महत्वपूर्ण शहर है, औद्योगिक क्षेत्र था, सेंट पीटर्सबर्ग, तो यहाँ पे मतलब 1,10,000 से भी ज़्यादा मज़दूर इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे आंदोलन शुरू कर देते हैं, हड़ताल करना शुरू कर देते हैं। ये हड़ताल क्यों शुरू करता है, इसकी मांगे क्या होती है? तो इसकी जो मांगे होती है वो काम करने की घंटे को घटाना, 8 घंटे कर देना, वेतन में वृद्धि करना और उनके जो कार्य स्थिति था उसमें सुधार करना। इसी दौरान जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में एक मज़दूरों का जो जुलूस था, वो जार का शासन विंटर पैलेस, जो आप ये देख रहे हैं जार का महल था विंटर पैलेस, उसके सामने पहुँचे तो पुलिस और कोसैक्स ने मज़दूरों पर हमला बोल दिया और इस घटना में 100 से भी ज़्यादा मज़दूर मारे गए और 300 से भी ज़्यादा घायल हो गए। और ये दिन जो था ये रविवार का दिन था, इसलिए इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से शुरू हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगी और नागरिक स्वतंत्रता के लिए मांग करना प्रारंभ कर दिया। विद्यार्थी कक्षाओं को बहिष्कार दिया, विश्वविद्यालय को बहिष्कार कर दिया, इसकी वजह से स्कूल कॉलेज बंद हो गए। वकील, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर और मध्यम वर्गीय कामगार जो थे वो संविधान सभा की मांग करने के लिए एक संगठन का निर्माण किया और उस संगठन का नाम था यूनियन ऑफ यूनियंस। ये संगठन की स्थापना इन्होंने कर लिया, इन वर्गों ने। – 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद, वहाँ की भाषा में इस संसद को ड्यूमा कहते हैं, तो इसका गठन करने के लिए ना अपनी सहमति दे दी। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे इतनी क्रांतियाँ जो चल रही थी, हड़तालें चल रही थी मध्यम वर्गों के द्वारा, और वहाँ पे उन्होंने एक संगठन भी बना लिया था, यूनियन ऑफ यूनियंस, ठीक है। तो इस तरह से हड़ताल आंदोलन क्रांति वगैरह चल रहा था। फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी, 1905 में रूसी क्रांति चलने लगी। तो इस तरह से वहाँ का जो शासक था जार निकोलस द्वितीय, उन्होंने जनता के दबाव में आकर और संसद के गठन करने के लिए अपनी सहमति दे दिया। और जैसे कि मैंने बता दिया, संसद को वहाँ पर ड्यूमा कहा जाता था। लेकिन क्या हुआ, आगे बढ़ते हम। क्रांति के समय कुछ दिनों तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियाँ भी अस्तित्व में आ गई। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियाँ और यूनियनें अनधिकृत रूप से काम करने लगी, क्योंकि जो राजशाही थे, जो राजा था, इसको क्या कर दिया गया, गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। तो इसलिए गैरकानूनी रूप से ये कमेटियाँ काम कर रहे थे 1905 के बाद। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी आपको बता दिया, गैरकानूनी घोषित कर दिया है। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियाँ लगा दी गई। जार ने पहले ड्यूमा को 75 दिन के अंदर भी भंग कर दिया, और जब दूसरी बार जब गठन किया गया था ड्यूमा को, तो उसको 3 महीने में गठन भंग कर दिया, बर्खास्त कर दिया। ऐसा वो बार बार क्यों कर रहा था? बार बार ये इसलिए कर रहा था, राजशाही भंग इसलिए कर दे रहा था ड्यूमा को, क्योंकि वो संसद के प्रति जवाबदेही नहीं होना चाह रहा था, और वो नहीं चाहता था कि उसके सत्ता पर, उसके शक्तियों पर अंकुश किसी प्रकार का संसद लगाए। उसने मतदान कानूनों में भी फेरबदल कर दिया, और जब तीसरी बार ड्यूमा को गठन किया तो इसमें रूढ़िवादी जो विचारधारा के जो नेता थे उनको ड्यूमा में भर दिया, संसद में भर दिया। और आपको पता है कि रूढ़िवादी विचारधारा के जो नेता थे वो नहीं चाहते थे कि समाज में परिवर्तन आए, वो चाहते थे कि पुराने जो व्यवस्था चल रही आ रही है राजशाही का, वही चले। तो इस तरह से उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर निकाल दिया संसद से, और रूढ़िवादियों को भर दिया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा 1905 की क्रांति, और साथ ही साथ ये भी समझ में आ गया होगा कि खूनी रविवार क्या है।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और हाँ, फ्रांसीसी क्रांति और जो यूरोपीय समाज में जो परिवर्तन है उन सबको अगर देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।